Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Turn on everyone. Everyone, turn on your camera. I don't need हम to. लोग का जाना पहचाना क्लास लग रहा है ये। जाना पहचाना क्लास अच्छी बात है। क्लास में तो तुम हो नहीं। चलो बस भाई, हमारी तो ऑनलाइन क्लास है ना आज ऐसे पे। चलिए मुझे बताइए जरा क्या पढ़ना था। सब लोग कैमरा ऑन करो। आदित्य, अदिति, प्रत्युष, विभा, भारती, रोहित, आकृति। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स शुरू करें। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अदिति एंड आदित्य कैमरा ऑन करिए। मैम मैं 5 मिनट में कर लूंगी क्या? चलो शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन जो भी है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, नॉट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखिए स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है। और इसके पहले मैंने ये पोर्शन आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बाद हम लोग आते हैं कंक्लूसिव रिसर्च में। और कंक्लूसिव रिसर्च का 2 पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, इसमें आप डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं और ये कंक्लूसिव रिसर्च का पार्ट है। वैसे कंक्लूसिव रिसर्च अगर नहीं भी याद है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट ये ध्यान रखना जो भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, इन दोनों के रिजल्ट में जो आप कंक्लूजन निकालते हैं उसी के लिए एक टर्म डिफाइन कर दिया गया है, कंक्लूसिव रिसर्च। ठीक है, वो बहुत बड़ा इशू रही है। रिसर्च है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से आप कंक्लूजन निकालते हैं और उसको यहाँ पे कंक्लूसिव रिसर्च बोल दिया गया है, बस इतना है। सो हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में ऐसे ही डिफाइन कर दिया गया है, द नेम itself reveals that it is essentially a research to describe something। यानी ये पहले भी बताया है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, इट गिव्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देता है, जैसे कुछ भी किया गया है। जैसे गवर्नमेंट का हमेशा ध्यान रखो, हर गवर्नमेंट अपना डिस्क्रिप्शन देती है, मैंने ये किया, ऐसे फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ। नुकसान तो ऐसे ही नहीं काउंट कराया जाता है, बट इतने लोगों से इसको इस प्लान से ऐसा बेनिफिट मिला, ये सारा डिस्क्रिप्शन होता है। क्या हुआ, क्या इम्प्लीमेंटेबल है। और ये जब भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इंफॉर्मेशन होगा। क्वांटिटी होगा ना, बिकॉज इतना कुछ हुआ है, इसका ये बेनिफिट है, इतने लोगों को ये बेनिफिट मिला है, या फिर इतने लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिला। सो यहाँ पे क्वांटिटी टर्म आ जाता है। ठीक है, सो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है ये जो डिस्क्रिप्शन है वो। जब भी होगा ये क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन देना है आपको, मार्केट रिसर्च के बारे में बताना है, मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बताना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, यू हैव टू डिस्क्राइब समथिंग एंड यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग। ये चीज होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो प्रोवाइड करता है एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ, अगर हम प्लान की ही बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर प्लान आया था, गवर्नमेंट पॉलिसी आई थी जिसका ये बेनिफिट हुआ, इतने लोगों को इतना बेनिफिट मिला। तो ये क्या है, एसोसिएशन है ना बिटवीन प्लान एंड नंबर ऑफ पर्सन हु आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट प्लान, है या नहीं, बताओ। यस मैम। तो यही चीज यहाँ पे एसोसिएशन बताया जाता है। 2 वेरिएबल्स या 2 से ज्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 एसोसिएशन किसी एक वेरिएबल का एक से तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं मिनिमम 2 वेरिएबल्स होंगे। जैसे इनकम एंड प्लेस ऑफ शॉपिंग, एज एंड प्रेफरेंसेस। ऑब्वियस सी बात है, किसी पर्टिकुलर एज का पर्सन कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करता है एज कंपेयर टू अदर्स। प्लेस ऑफ शॉपिंग और इनकम, ये भी मैटर करता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मॉल्स में आप जाएंगे, है ना, मूवीज करेंगे, क्या देखेंगे, क्या है नहीं है, वो सब कुछ अलग है। और कहीं कहीं आपके पास अगर शॉर्ट इनकम का शॉर्टेज है तो आप चलो उसके हिसाब से मार्केट भी ढूंढोगे, सब तरह का मार्केट अवेलेबल है।
तो ये भी चीज डिपेंड करता है। तो ये एसोसिएशन बता रहा है बिटवीन द इनकम एंड द प्लेस ऑफ शॉपिंग, बिटवीन द एज एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द पर्सन। ठीक है, इसके बाद ये भी है, ये हम लोगों को इन्फॉर्म करता है अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ हाई एंड लो इनकम कस्टमर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। ये भी बताता है कि किस तरह का प्रपोर्शन हमारे, जैसे कभी कभी आपको ये देखता होगा किसी पर्टिकुलर एरिया में इस तरह के लोग ज्यादा रहते हैं, ये लो इनकम ग्रुप वाले लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में हाई इनकम ग्रुप वाले लोग ज्यादा रहते हैं। तो ये चीज आपको दिखता होगा, कहीं ना कहीं ये डिस्क्राइब करता है टेरिटरी को, उसी पर्टिकुलर प्लेस को, कि उसमें प्रपोर्शन ऑफ इनकम क्या होगा। तो ये सब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये सब चीज कभी भी कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता। ठीक है, ये चीज ये ध्यान रखना, कॉज एंड इफेक्ट जब आ जाता है तब वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं, ना कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म दिया है, what descriptive research cannot indicate is that it can't establish the cause and effect relationship. So cause and effect का बात कहीं भी और कभी भी आ जाए, देन समझ लीजिएगा कि वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहा है। सो कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता। अब डिस्क्रिप्शन ये कभी नहीं बोलोगे कि आप ये बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में इस इनकम ग्रुप के लोग ज्यादातर रहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बोल सकते कि इनका इनकम ग्रुप कम है तभी ये लोग यहाँ रहते हैं। ये नहीं बोला जा सकता, बिकॉज दिस इज द इनकम इज अ रीजन बिकॉज ऑफ दैट दे आर लिविंग हियर। ये नहीं बोल सकते। ये बता सकते हो कि हाँ, इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम के लोग ज्यादातर यहाँ रहते हैं, और यही एक कारण नहीं है कि वो लोग वहां रहते हैं, और भी रीजंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट की तरह आप ये रिलेशनशिप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यू कैन डिस्क्राइब इट एज अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की क्वांटिटेटिव प्रपोर्शन बता सकते हो, कॉज एंड इफेक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टडी रिक्वायर्स द क्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ who, what, when, where, why and how of the research। ये ध्यान रखना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ज्यादातर हमेशा सॉल्यूशन जो मिलेगा वो आपको हमेशा पता होगा, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, who is getting the benefit, what kind of benefit they are getting, when they are going to get the benefit of that, where the पोजीशन आ जाएगा मार्केट का, वेयर वाला क्वेश्चन, why and how, अगर बेनिफिट मिल रहा है देन हाउ दे आर गेटिंग द बेनिफिट एंड व्हाई दे आर गेटिंग द बेनिफिट। ठीक है, सो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी में यहाँ पे इन सब क्वेश्चन का क्लियर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे स्पेसिफाइड होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिसी का बेनिफिट मिल रहा है देन हु आर गेटिंग द बेनिफिट, व्हाई दे आर गेटिंग द बेनिफिट, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट दे आर गेटिंग एंड हाउ दे आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये सब का आंसर हमेशा दिया रहता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, और ये सब डिफरेंट डिफरेंट वे में आता है। लेकिन यहाँ पे जब कैजुअल रिसर्च होता है तो इन सब में क्लियर स्पेसिफिकेशन नहीं होता। ठीक है, क्लियर है, समझ आया ये थर्ड पॉइंट। विशाल, पल्लवी कैमरा ऑन करके, श्रेया एंड रोहित। प्रत्युष, आदित्य, तुम लोग को क्या होता है जब डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, फिर कैमरा क्यों बंद हो जाता है? क्या स्पेशल काम करने लग जाते हो तुम लोग? मैम मैं तो नाश्ता कर रहा हूँ। तो पहले कर लिया करो क्लास के टाइम में, कुछ तो ध्यान दो ना। मैम लाइट कटा हुआ है, दिख रहा है ना? अच्छा ठीक है, समझ आया क्या क्या आंसर? यहाँ पे हमेशा क्लियर स्पेसिफिकेशन होगा, कोई भी बेनिफिट मिल रहा है, कुछ भी कर रहे हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कौन उसको ले रहा है, क्यों ले रहा है, कैसे ले रहा है, सबका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ये चीज एकदम दिमाग में रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आता है। तो यहाँ पे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। सो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, सबका आंसर दिया जाता है।
चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन का स्पेसिफिक मीनिंग भी दिया है. व्हाट, हु इज रिगार्डेड एज अ शॉपर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द शॉप. अब मार्केटिंग के टर्म में ये बता रहा है, हु का मतलब रेफर कर रहा है किस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेफर कर रहा है. व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शॉपर शुड बी मेजर्ड. एज ऑफ द शॉपर, इनकम, ऐसे सब कुछ डाल सकते हो. व्हेन, अब व्हेन वाला टर्म कैसे डिफाइन करेंगे? किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को. अच्छा, व्हेन टर्म कब आता है? किसी टाइम की बात करते हैं. हु वर्ड कब आता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं. व्हाट का टर्म क्या आता है? क्या मेजर कर रहे हैं? कैसे मेजर, मेजर कर रहे हैं एग्जैक्ट वो. व्हेन टर्म कब आता है? जब टाइम को रेफर कर रहे हैं. वेयर का मतलब कब आता है? जब आप लोकेशन को रेफर कर रहे हैं. ठीक है. वाई, यस मैम. हाउ कब आएगा? जो भी कर रहे हैं वो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं. तो ये सारे टाइम का है. अब इसका बहुत, अब शॉपकीपर का कोई एग्जांपल ले लिया है किसी पर्टिकुलर, जैसे कंसिडर ए सिचुएशन ऑफ कन्वीनियंस स्टोर्स प्लानिंग टू ओपन ए न्यू आउटलेट. मान लो किसी पर्टिकुलर शॉप की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे क्या क्या होगा. अब क्वेश्चन शॉप ओपन करना है, किसी पर्टिकुलर आउटलेट की बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं, कुछ भी आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे कौन करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा, कहाँ है, सब कुछ आएगा डिस्क्रिप्शन. तो यही चीज इस सारे का आंसर कर रहे हैं, क्योंकि इन सबके से रिलेटेड आप रिसर्च करोगे, उसके बेसिस पे उसका इम्प्लीमेंटेशन करोगे. समझ आ रहा है ये चीज? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस मैम. चलो ठीक है. अब हम लोग कब करते हैं जरा देखिए इस चीज के लिए. व्हेन वी यूज डिस्क्रिप्टिव स्टडी. हमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी करने की जरूरत कब पड़ती है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने की कब जरूरत पड़ती है? पहला पॉइंट, व्हेन वी नीड टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केट. जब हम लोगों को मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना है, तब हमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी की जरूरत पड़ती है. ठीक है. अब मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक को जानने में उसका सब पार्ट आ जाता है, जो कि है साइज ऑफ द मार्केट, बाइंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, प्रोडक्ट यूजेस पैटर्न टू फाइंड द मार्केट शेयर फॉर द प्रोडक्ट, टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांड. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन टॉपिक क्या पढ़ना था? आपका पहला, कब इस्तेमाल करना है डिस्क्रिप्टिव स्टडी? फर्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केट. जब भी आपको मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करना है, देन यू नीड टू गो विथ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ये जो मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक को जानना, ये कोई सिंपल टर्म तो है नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है. अब वो जो फैक्टर्स है उसका सब पार्ट कहा जाए, जो मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रहा है, वो है साइज ऑफ द मार्केट, बाइंग पावर ऑफ द कंज्यूमर. बाइंग पावर ऑफ द कंज्यूमर में वही चीज आ जाता है, इनकम लेवल और कंज्यूमर्स कैसे होते हैं, है ना. जिनका इनकम लेवल, किस इनकम ग्रुप के लोग यहाँ खरीदने आते हैं मार्केट में, तो उससे पता चल जाएगा बाइंग पावर ऑफ द कंज्यूमर. प्रोडक्ट पैटर्न, प्रोडक्ट यूजेस पैटर्न टू फाइंड द मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट. जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं उसका मार्केट शेयर कैसा है, मतलब मार्केट में इस पर्टिकुलर मार्केट में उसका डिमांड क्या है, कितने लोग खरीदते हैं, कितने लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, कितने कंज्यूमर्स हैं, इन शॉर्ट. टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांड. उस पर्टिकुलर ब्रांड का वहां पे डिमांड है या नहीं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसको लोग वहां पसंद करते हैं या नहीं है, ये सारा टर्म आ जाता है मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने में. सेकेंड पॉइंट जो है वो बता रहा है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, टू डिटरमाइन द एसोसिएशन ऑफ द टू वेरिएबल सच एज एड एंड सेल्स. तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी इसके लिए भी हेल्पफुल है, जब आपको एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स क्या है बताओ तो सोनाली, what do you mean by association? Akriti, what do you mean by association? Association is done between the two things, like what is the income of a person and what he will buy or purchase. That means you can say relatedness. The two variables Yes, are how they are related, you can say. Yes,
सो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी तब भी करते हैं जब हमें डिटरमाइन करना रहता है दो टर्म्स, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, एसोसिएशन, मतलब एक को अगर हम इफेक्ट करते हैं, कुछ ट्रिगर करते हैं, तो उसका दूसरे पे इम्पैक्ट क्या आता है। सो यहाँ पे एड और सेल का क्या एसोसिएशन है, किस लेवल तक एसोसिएटेड है, वो बताना है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्ड एसोसिएशन जो है उसको थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो, कोरिलेशन वर्ड अगर फर्स्ट सेम में जो हम लोग पढ़े अगर वो याद हो तो उसको यहाँ रिलेट कर सकते हो। मैथमेटिकली यहाँ पे एसोसिएशन टर्म डिफाइन होता है। तो एड और सेल में क्या एसोसिएशन है, कितना कोरिलेटेड है, वो बताया जा सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हम तब भी इस्तेमाल करते हैं, थर्ड तब करते हैं जब हमें प्रिडिक्शंस करना हो। To make a prediction, we might be interested in sales forecasting for the next 3 years so that we can plan for the training of new sales representative. अब यहाँ पे प्रिडिक्शन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे अब तक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट 2-3 साल में क्या होने वाला है वो पता करो। और अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को बात करो या फिर नए आउटलेट्स की बात करो, जो भी आपको ओपन कराना है तो उसको क्या ट्रेनिंग देनी है, किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करना है, तो वो प्लान करना भी यूज हो सकता है। मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टडी हम तब भी करते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन करना हो, प्रिडिक्शन टर्म कहाँ से आता है, जब आप कुछ पर्टिकुलर ट्रेंड को देख रहे हैं, उसके बेसिस पे कुछ फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिडिक्शन हमेशा फ्यूचर के बारे में होता है ना सोनल? यस मैम। प्रिडिक्शन फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर में ये पर्टिकुलर चीज अगर इस तरह से जा रहा है तो आगे किस तरह से बिहेव करेगा, अगर आपको ये अच्छे से समझना है तब आप प्रिडिक्शन की बात करते हैं। और ये प्रिडिक्शन जो भी होता है वो पहले से जो भी पैटर्न है उसको ध्यान में रख के होता है, कुछ ऐसे ही नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन who behave in a particular way। ये एक बहुत बड़ा कहा जाए पॉइंट है और जिसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे एक टर्म है टू एस्टिमेट, एस्टिमेट वर्ड है, एस्टिमेशन वर्ड कभी इससे पहले सुने हैं? दो वर्ड ध्यान में से समझना है यहाँ पे, एक टर्म होता है प्रिडिक्शन, दूसरा टर्म होता है एस्टिमेशन। दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं दोनों का थोड़ा बहुत सेम होता है। मैम एस्टिमेशन में मान लगाया जाता है। एस्टिमेशन में क्या किया जाता है? अनुमान लगाया जा सकता है। प्रिडिक्शन का मतलब क्या हुआ बताओ? इसमें भविष्यवाणी करते हैं हम लोग। भविष्यवाणी, और अनुमान लगाते हैं वो भी तो भविष्यवाणी भी हो गया। प्रिडिक्शन का मतलब, हाँ बताइए। डिफरेंट एक दूसरे से नहीं। हाँ तो वही डिफरेंस बस मुझे तुमसे जानना है कि वो डिफरेंस क्या है। डिफरेंट है तो मैंने, हाँ कैमरा ऑन करके बोलो आदित्य। कैमरा मेरा ऑन रहता है मैम? हाँ अभी ऑन है, बताओ बोलो। मैम एस्टिमेट मतलब मैम देखिए, एस्टिमेट और एक और क्या वर्ड बोला, प्रेडिक्शन, हाँ दोनों का मतलब मैम ओवरऑल सेम ही है, लेकिन दोनों का मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग है। हाँ वही तो जानना है। वो एस्टिमेट थोड़ा थोड़ा मैम प्रेडिक्शन क्या होता है कि कल बारिश होगा, एग्जाम्पल है, और एस्टिमेट क्या है कि कल बारिश होने वाला है तो हम छाता लेके चलते हैं। कल बारिश होने वाला है तो छाता लेके आज ही चलोगे? मतलब कल छाता लेकर चलेंगे, ये एस्टिमेट करके चलना होगा, क्योंकि कल हम लोग को क्या लेकर चलना चाहिए। देखो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है एंटिसिपेशन। छाता लेके प्रेडिक्शन मींस अनुमान लगाना हो जाएगा, और एस्टिमेट मींस किसी चीज का कैलकुलेशन करके एक एवरेज निकालते हैं। हाँ उसी को एस्टिमेट बोल सकते हैं मैम। ठीक है, एस्टिमेट है कितना एस्टिमेट प्रोडक्ट्स लगेगा या ये चीज यूटिलाइज होंगे। ठीक है। और कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शन एंड एस्टिमेशन? मैम अब आप ही बता दीजिए। नो मैम। वो मुझे ऐसे भी बताना है सोनाली, सो वो नहीं होता है सजेशन मैम, लेकिन एस्टिमेट में थोड़ा बहुत क्लैरिटी होती है। एस्टिमेट में क्लैरिटी होती है।
यस मैम, क्योंकि एवरेज पता होता है कि इतना एस्टिमेट यूटिलाइजेशन होंगे, लेकिन प्रोडिक्शन में तो अनुमान लगा रहे हैं ना कि ये होंगे या नहीं, एग्जैक्ट नहीं होगा उसका। एस्टिमेशन में भी एग्जैक्ट नहीं मिलता है, एस्टिमेशन भी एग्जैक्ट नहीं होता है, एस्टिमेशन में भी कुछ एक्यूरेसी लेवल हाई हो सकता है, बट 100% श्योरिटी कहीं नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, नथिंग इज डिटरमाइंड एंड 100% श्योर की बात ही नहीं छोड़। एस्टिमेट में ज्यादा एक्यूरेट होगा ना, 80% पॉसिबिलिटी होती है कि एक्यूरेसी होने का, लेकिन प्रेडिक्शन में तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग किसी और ही डायरेक्शन में, मतलब स्पेसिफिक मीनिंग समझा रहे हो मुझे उसका। चलो ठीक है, और कोई सजेशन? हाँ बोलिए, हैंड रेज करके बोलो, हैंड रेज करके बोलो, हैंड रेज करके बोलो। हैंड रेज कर दे। हाँ हैंड रेज करिए ना, आप सबसे ऊपर दिखेंगे मुझे क्या बोल रहे हैं। हाँ बताइए राजेश। हाँ मैम, कह रहे थे एस्टिमेट जो होता है वो हिस्ट्री का पहले देख कर किया जा सकता है, हाँ और प्रिडिक्शन जो होता है मैम वो आगे जो होने वाला है हाँ वो करते हैं हम लोग। चलो ठीक है, ठीक है। और किसी के पास है? सब अपना ओपिनियन दे रहा है, कोई और भी चाहे कुछ इंक्लूड कर देना। नहीं पता? कोई और बताओ, कुछ भी जो समझ में आ रहा है बताओ। नहीं, हम नहीं ये नहीं मैम। बोल रहे हैं कि अभी कोई गलत बोला है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है वही बात कोई और बोल दे। चलो आप बता दीजिए मैम। ठीक है, वो ऑप्शन है ही मेरे पास लास्ट में। देखो प्रिडिक्शन जो है वो बताता है कि आप क्या होगा, ठीक है, क्या होगा या नहीं होगा, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। इसका मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग आप लोग अपना क्लियर करते रहिएगा, जो एक्चुअल यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए होने वाला है वो समझो। प्रिडिक्शन क्या है? अगर हम ये देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम ये देखते हैं कि डे बाय डे सिचुएशन जैसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो क्या हो रहा है, उसका डिमांड इंक्रीज होगा, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन हो रहे हैं, सब कुछ आपका क्या आ रहा है, सिचुएशन पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है ना किसी, क्योंकि हम लोग अब इसी के सिचुएशन के हिसाब से कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अब ये टर्म जो है वो प्रिडिक्शन है, क्योंकि फ्यूचर में ये बोला जा सकता है, इन फ्यूचर the demand of electronic devices is going to increase, ठीक है, ये प्रिडिक्शन है। एस्टिमेशन जो टर्म आता है वो ये बताता है कि फ्यूचर में अगर 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ज्यादा होने वाला है, तो कितना होगा वो बताया जा सकता है। किस तरह से बढ़ रहा है, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये प्रिडिक्शन बता रहा है। एस्टिमेशन बता रहा है अगर बढ़ने वाला है तो किस पर्टिकुलर टाइम पे किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, ठीक है। ऑन एन एवरेज 10 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर पर्सन ये होगा या फिर क्या होगा, इस तरह से जाएगा। तो एस्टिमेशन क्या बताता है, वो अमाउंट बताएगा जो हम लोग का इंक्रीमेंट होने वाला है, मतलब इस तरह से इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो कितना होगा लास्ट में, हाउ मच वाला केस आ जाएगा, किस तरह से होगा वो चेंज, ये बताएगा। प्रिडिक्शन सिर्फ इतना बताता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको आंसर मिलेगा, जो जितना क्वेश्चन था आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए। मतलब क्या था, वापस से आ जाओ, हु व्हाट व्हेन वेयर वाला ये था ना, हाउ व्हाई, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ये वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप प्रिडिक्शन के बेसिस पे दे सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं होगा, बट उस प्रिडिक्शन के बेसिस पे आप कुछ एस्टिमेट कर रहे हैं कि मान लो सपोज कोई ये बोल दे कि
तुमको बहुत ज्यादा काम करना है, ठीक है, या फिर तुमको बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बहुत पैसे मिलने वाले हैं। अब कितना पैसा मिलने वाला है ये कहीं ना कहीं तुमको समझ में आ सकता है ना, कितना मैक्सिमम है मेरे पापा देने वाले हैं। मान लो आज तुमको पॉकेट मनी एक्स्ट्रा मिलेगा, सपोज क्या बोला जाए, होली है, ये है, कुछ ऐसा फेस्टिवल के बेसिस पे, तो कितना ज्यादा मिलेगा, ये क्या है, प्रिडिक्शन है। आप ये सोच रहे हैं या फिर आप खुद ही एनालाइज कर रहे हैं कि हमको ज्यादा मिलने वाला है, तो ये प्रिडिक्शन है। कितना ज्यादा मिलने वाला है ये जब करोगे तो वो एस्टिमेशन हो जाता है। एस्टिमेशन हमेशा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, प्रिडिक्शन एज अ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। प्रिडिक्शन में हेल्प लिया जा सकता है प्रीवियस डेटा का, बट उसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन एस्टिमेशन वर्ड जब आ जाता है तो उसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रिडिक्शन। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? तो ज्यादा रिलायबल कौन सा होगा, प्रिडिक्शन या एस्टिमेशन? ज्यादा रिलायबल होगा। एस्टिमेशन टर्म जो है वो ज्यादा रिलायबल होगा एज कंपेयर टू प्रिडिक्शन। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म लिख रहा है, किसी भी टू एस्टिमेट द प्रपोर्शन, मान लो बहुत ज्यादा पर्सन जो है वो खरीदने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे जो मार्केट के टर्म में डिफाइन किया गया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, टू एस्टिमेट द प्रपोर्शन ऑफ पीपल in a specific population who behave in a particular way। behave in a particular way मतलब जो लोग उस तरह का प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन प्रपोर्शन की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे who will behave मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्सन और कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं जो एस्टिमेशन में आ रहा है। और प्रिडिक्शन में क्या हो रहा है, इंटरेस्टेड इन सेल फोरकास्टिंग। अब सेल फोरकास्टिंग कर रहे हो तो क्या होगा, इन फ्यूचर प्रोडक्ट बढ़ेगा, उसका सेल कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये सब टर्म प्रिडिक्शन में नहीं आता। ठीक है, प्रिडिक्शन में ऐसा होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, वो सब डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता। जब एस्टिमेशन में आते हो तो ये सब कुछ का आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस? आदित्य यस मैम। समझ गए? चलो यही चीज, अब मैथमेटिक्स डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से जाओगे तो प्रेडिक्शन क्या बताता है बताओ, किसी भी रैंडम वेरिएबल का अनसीन सिचुएशन में फ्यूचर में ये होगा। अब ये होगा या नहीं होगा, अगर तुम एस्टिमेट करते हो तो उसका एस्टिमेशन मैथमेटिकल होगा, उसमें कैलकुलेटेड रिस्क क्या है, नहीं है, विजिबिलिटी पॉसिबल है या नहीं। अब तो वो सब चीज, वो सारा पॉइंट कंसिडर किया जाता है जब आप एस्टिमेशन की बात करते हैं। और फ्यूचर में बस ऐसा होगा तो होगा, तो कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, या फिर होगा भी या नहीं होगा, उसमें कोई एक्यूरेसी वाला केस नहीं आता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी नहीं होती। अब चलो देखते हैं इसमें क्या है, हाइपोथेसिस। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में हाइपोथेसिस जरूर होगा, ये ध्यान रखना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। तो अब देखो यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या था, हाइपोथेसिस जो भी स्टेटमेंट ले रहे हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का क्या अलग अलग है। तो रिसर्च शुरुआत में याद है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हमारे पास रिसर्च पर्पस होता था, रिसर्च प्रॉब्लम होता था और हाइपोथेसिस होता था। अब यहाँ पे वही रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च पर्पस जो है, तो रिसर्च पर्पस है वही मैनेजमेंट प्रॉब्लम है जिसका पर्पस है रिसर्च करना। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना या फिर उसको समझना, यही हमारा रिसर्च पर्पस है, जो कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो सकता है अगर मार्केट रिसर्च की बात करें तो। अब इसमें मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्या है, हाउ शुड अ न्यू प्रोडक्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई नया प्रोडक्ट अगर बना है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए मार्केट में, ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। अब इस मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को तुम रिसर्च का प्रॉब्लम कैसे बनाओगे, रिसर्च का प्रॉब्लम ये कैसे है, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें अपना प्रोडक्ट मार्केट में। तो रिसर्च प्रॉब्लम ये हो जाएगा, कहाँ के कस्टमर्स, वेयर डू कस्टमर्स बाय अ सिमिलर प्रोडक्ट राइट नाउ। ठीक है, अभी उस तरह का प्रोडक्ट जो आपने नया प्रोडक्ट बनाया है वो किस तरह के मार्केट में, कहाँ के कंज्यूमर्स ज्यादा परचेज करते हैं, अभी कहाँ ज्यादा परचेज करते हैं। तो अभी जहां ज्यादा परचेज करते हैं आप अपना न्यू प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन वही करेंगे। ठीक है,
तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट हुआ, आपको ये पता लगाना है कि कहाँ के कंज्यूमर्स हैं जो उस तरह के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ये रिसर्च प्रॉब्लम हो गया। अब रिसर्च प्रॉब्लम से हाइपोथेसिस कैसे बनेगा ये देखो। अपर क्लास बायर्स यूज शॉपर्स स्टॉप एंड मिडिल क्लास बायर्स बाय फ्रॉम लोकल डिपार्टमेंटल स्टोर। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हाइपोथेसिस क्या है, जो प्रोडक्ट आप बात कर रहे हैं वो कहाँ देना चाहिए, मतलब वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अपर क्लास बायर्स आप कहाँ से खरीदते हैं प्रोडक्ट, मिडिल क्लास कहाँ से खरीदते हैं, इसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट जो है वो किस क्लास के लोग ज्यादा खरीदेंगे, ये जो रिसर्च प्रॉब्लम के थ्रू आंसर आएगा वो बताएगा कि कहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हाइपोथेसिस डेवलप होगा। तो ये 3 स्टेज वहां भी वही था, यहाँ भी वही होगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिस्क्रिप्टिव जो भी होगा, हाउ शुड मतलब कैसे करना है, क्वेश्चन जहां से शुरू होगा वो ध्यान में रखना। वेयर डू कंज्यूमर्स, तो हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये वाला जो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में, ये वर्ड हमेशा यूज होगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस, ये सारा क्वेश्चन वर्ड जो दिख रहा है आपको, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये सब क्वेश्चन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में नहीं मिलेगा। ध्यान देना, अभी अगर चाहो तो बैक जाके भी देख सकते हो, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता है। रिसर्च पर्पस में देख लो एक बार, 1 मिनट हम बता ही देते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, कभी भी इस तरह का हाउ, व्हेन, ये वाला टर्म नहीं आता है। यहाँ पे कैसे आ रहा है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन नहीं हो रहा है। व्हाट प्रोडक्ट फीचर, अगर आप प्रोडक्ट फीचर की बात कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट फीचर है जो आपको इफेक्टिव होगा और जो आपको एडवर्टीजमेंट में देना चाहिए, और ये एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव कैसे है, इसके बेसिस पे पता चलेगा कि वो क्या बेनिफिट दे रहा है। तो यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पे कंज्यूमर्स की क्वालिटी बेस्ड रिसर्च की बात कर रहे हैं, क्वालिटी के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देगा। और जो वहां पे दिया गया था हाउ, व्हेन, वेयर, वो क्वांटिटी के टर्म में इंफॉर्मेशन देगा। ये देख लेना। तो ये चीज यही पे बताता है, वो नया प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा मार्केट में, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो, और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो ये किस पे डिपेंड करता है कि वहां जो कंज्यूमर्स आते हैं वो किस क्लास के हैं। ठीक है, वो मिडिल क्लास के हैं, अपर क्लास के हैं, तो कहाँ जो डिसाइड हो जाएगा वो इसके बेसिस पे होगा कि अपर क्लास के लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं ज्यादा या फिर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा परचेज करते हैं। तो ये चीज मिल जाएगा। मैनेजमेंट प्रॉब्लम ये है, देखो दूसरा एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, व्हाट विल बी द टारगेट सेगमेंट। ठीक है, टारगेट सेगमेंट कौन सा है, कौन से कंज्यूमर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर क्लास के कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ पीपल बाय आवर प्रोडक्ट नाउ, ये आपका टारगेट सेगमेंट था, जो जिस कंज्यूमर्स को आप टारगेट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो टारगेट सेगमेंट हो जाएगा। अब उस प्रोडक्ट को किस तरह के लोग, व्हाट काइंड ऑफ पीपल बाय आवर प्रोडक्ट नाउ, अब इसके बेसिस पे ये होगा। अब जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है एज बेस्ड क्राइटेरिया के बेसिस पे भी प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो सीनियर सिटीजन्स जो है वो हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, यंगस्टर्स खरीदते हैं, मैरिड पर्सन्स खरीदते हैं, क्या है जो भी कंपटीशन, उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस होगा। क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ पीपल में क्या आ जाता है, किस तरह के लोग का मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो आप क्या बोलते कहा जाए तो परचेजिंग पावर की बात करेंगे, किसके पास कितने इनकम लेवल की बात करेंगे, ये चीज की बात यहाँ पे नहीं होगी। हो सकता है वो एज के बेसिस पे कर रहा हो, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस तरह का भी है जो पर्टिकुलर एज के लोग ज्यादा खरीदते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे होगा
सीनियर सिटीजन जो है वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, यंग एंड मैरिड बाय आवर प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, जो भी है ये सारा केस, इसके बेसिस पे हाइपोथेसिस डेवलप होगा। तो आपका प्रोडक्ट कौन खरीदता है, तो इसके बेसिस पे भी निकाला जा सकता है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो दो तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये दोनों फिर अपने आप में एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी का दो क्राइटेरिया है, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है वो टाइम को रेफर करता है कहीं ना कहीं, ठीक है, टाइम, लंबे समय से आप ये खरीद रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा होगा, हाँ लिखा है ना, these are the studies in which an event or occurrence is measured again and again over a period of time। मतलब 10 साल पहले इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड ऐसा था, अभी ऐसा है, ऐसा हो रहा है, डे बाय डे इस तरह से चेंज हो रहा है। सो ये जो बात करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, और इसको हम कभी कभी टाइम सीरीज स्टडी या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की बात करते हैं। जैसे कोई भी चीज ओवर अ पीरियड किसी पर्टिकुलर टाइम की, जैसे क्लाइमेट की बात कर सकते हो। क्लाइमेट क्या हो रहा है, बहुत लंबे समय से इधर हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्लाइमेट का जो चेंज आया है क्लाइमेट में, वो क्या एक दिन में आया होगा, आया है कभी एक दिन में? एक दिन में क्लाइमेट चेंज हो गया, एक दिन में वेदर चेंज हो सकता है, वो भी नहीं होता है ज्यादातर केसेस में, लेकिन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा क्या? नो मैम। धीरे धीरे जो चीज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में यही होता है। टाइम सीरीज स्टडी कहने का मतलब यही है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो चेंज हुआ है मार्केट में, प्रोडक्ट के डिजाइन में, प्रोडक्ट के डिमांड में, प्रोडक्ट का मार्केट शेयर में, वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। पहले हो सकता है शुरुआत में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो जिसका बहुत ज्यादा डिमांड नहीं था, डे बाय डे धीरे धीरे वो चीज डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसका मार्केट शेयर बढ़ गया। तो लॉन्ग रन में 10 साल, 20 साल, 30 साल की जब हम बात करते हैं, तो किस तरह से उसका वैल्यू बदला है, किस तरह से उसका मार्केट चेंज हुआ है, किस तरह से उसका मार्केट शेयर चेंज हुआ है, कंज्यूमर्स का जो है बिहेवियर चेंज हुआ है उस प्रोडक्ट के प्रति। सो ये सारा टर्म जब आ जाता है तब आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ मार्केट के टर्म में नहीं बात किया जा सकता है, सिविलाइजेशन के केस में भी ये होता है, क्लाइमेट के केस में भी हो सकता है। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से वैल्यूज, बिहेवियर, सब कुछ चेंज हो रहा है, उस तरह की स्टडी को हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं। जैसे एजुकेशन सिस्टम में जो कुछ चेंज हुआ है, एजुकेशन पॉलिसी बदली है, जब शुरुआत में एजुकेशन पॉलिसी आया था तब उसका कुछ और मोटिव रहा हो, डे बाय डे जा रहे हो तो वो चीज धीरे धीरे क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब उसका मोटिव वो नहीं है जो 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले था। तो इस तरह से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से वैल्यूज बदलता है, डिमांड बदलता है, या फिर नेसेसिटीज बदल जाती है। अभी जितना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जरूरत पड़ता है हर पर्सन को, उतना 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले तो नहीं पड़ता था क्या ऐसा? बताओ। नहीं था। 50 साल पहले कितने लोगों के पास तो बिजली भी नहीं थी, तो बिजली के बाद ये जो लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वो सब की बात ही छोड़ दो, बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं था, और जो भी था बहुत कम यूज होता था, हार्डली यूज होता था। तो वही चीज है, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो भी चेंजेस आ रहा है उसको आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं। सिंपल ये समझ सकते हो। जैसे फूड का सिस्टम, जैसे मान लो पहले जो लोग खाना खाते थे, बाहर ही खाना खाते हो, वो चीज तरीका पहले जो था वही था, फूड हैबिट भी बदल गया, लाइफ स्टाइल भी बदल गया। तो जो जो चीज धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और ये चेंज हमेशा एक दिन, एक साल में नहीं आता, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी यहाँ पे है, एक सेकेंड। Assume a market research is conducted on a ready-to-eat food at two different points of time. T1, T2 अलग time ले लिया है, gap of 4 months, each of the above 2 times. A sample of 2000 household is chosen and interviewed. The brand used most in the household recorded as follow. अब जरा देखो यहाँ पे, ये जो है actual data थोड़ा कहीं ना कहीं है, अलग अलग ब्रांड का प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्रांड एक्स, वाई, जेड इस तरह से डाल दिया, एम एंड ऑल अदर, इन सब के सिवा और है। किसी पर्टिकुलर टाइम T1 एंड T2 टू डिफरेंट टाइम्स, पर्टिकुलर टाइम ये है, दूसरा टाइम ये है,
ओवर अ गैप ऑफ 4 मंथ लिया गया है। 2000 टोटल हाउस होल्ड की बात कर रहा है। अब इसमें इंटरव्यू करके टोटल लिया गया है, किस तरह से आंसर आ रहा है देखो। अब ब्रांड एक्स जो है वो 500 पर्सन, ये टोटल 2000 है, ये मिस प्रिंट की वजह से 200 दिख रहा है लास्ट में, जैसे 2000, क्योंकि टोटल सम करोगे तो 2000 आ जाना चाहिए। 500 पर्सन जो है पर्टिकुलर टाइम T1 में ब्रांड एक्स इस्तेमाल करते हैं। वही ब्रांड एक्स जो है वो 600 हाउस होल्ड में आने लगता है दूसरे पर्टिकुलर टाइम में। तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया इसका 500 लोगों से 600 लोगों तक ये पहुंच गया। पहले 25% डिमांड था, अब 26% हो गया, सॉरी 30% हो गया। T1 टाइम में ऐसा सिचुएशन था, T2 टाइम में ऐसा था। नेक्स्ट में ब्रांड वाई जो है उसका फर्स्ट टाइम, शुरुआत में फर्स्ट टाइम जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो 700 हाउस होल्ड में उसका परचेज हो रहा है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है वो। दूसरे केस में क्या हो गया, 650 हाउस होल्ड में वो चीज हो गया। तो क्या हो गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट हो गया इसके इस्तेमाल में। इसी तरह 400 से ये 300 हो गया, 200 से 250 हो गया, 200 से 250 हो गया। सो यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है इस तरह का वैल्यूज आ रहा है। अब ये जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि पहले ये सिचुएशन मान लो ये किसी पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा है, पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहा है, जब वो प्रोडक्ट और ज्यादा मार्केट में ज्यादा दिन तक रहा तो पता चला उसका रिस्पॉन्स बिहेवियर कंज्यूमर का इस तरह से हो रहा है। पहले ये पर्टिकुलर ब्रांड ज्यादा लोग खरीद रहे थे, 500 पर्सन ले रहे थे, बाद में 600, पहले 700 पर्सन, देन 650 पर्सन, then 400, then 300, then 200, 250, 200, 250। सो इस तरह से क्या हुआ, जो पहले खरीदा जा रहा था एग्जैक्टली वही अभी नहीं खरीदा जाएगा, वैल्यूज बदलेगा। और समय के साथ जब ये चीज बदलता है तब आप इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बहुत स्पेसिफिक और बहुत सही वर्ड नहीं है, बट फिर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ही नेम देंगे। ठीक है, समय के साथ कैसे चेंज हुआ ये आपका वो टर्म है। मार्केट शेयर कैसे बदला, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, उसका यही एग्जांपल था। ठीक है, समझ आया ये सब? साइलेंट। आकृति, आदित्य, तुम लोग का तो कैमरा बंद होता नहीं था, फिर क्या हो गया? बहुत अच्छे से आप लोग बोलते हैं कैमरा बंद कर दिया, तो फिर मैम हमारा कैमरा तो बंद ही नहीं होता, अब क्या हो गया है? सबके कैमरा को क्या हो गया? ऑन है मैम। बस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। है ना? सो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी समझ में आया क्या है? यस मैम। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ये होता है जब टाइम की बात करें, एक समय के बाद दूसरे समय में क्या चेंज आया, 2010 में लाइफस्टाइल क्या था, 2020 में क्या हो गया, 2025 में क्या होगा, इस तरह का टर्म आता है तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। अब देखो 2010 से जब 2020 में आ रहे हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगा, बिकॉज ये चीज ऑलरेडी हो चुका है, आपको डिफरेंसेस कंपेयर करना है। ठीक है, अब इसी में जब 2025 की आप बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रिडिक्शन, बिकॉज 2025 अभी आया नहीं है, आप उसको स्टडी नहीं कर सकते फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड यू कैन प्रिडिक्ट और एस्टिमेट फॉर 2025। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रिडिक्शन करेंगे कि 2025 में क्या सेल होगा। जैसे मान लो सपोज दिस इज द डेटा, ये 2010 का डेटा हो, सपोज करो ये 2010 का डेटा है, ये 2020 का डेटा है, तो 2010 से 2020 में ये चेंजेस आया है। अब इसके बेसिस पे 2025 में क्या होगा सेल, तुम्हें ये प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, ये प्रिडिक्शन का काम है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी का काम नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में यही कर रहे हैं कि ऐसे ये चेंज हुआ है तो हम ऐसा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
और अगर ये चेंज हुआ तो उसका क्या फायदा या क्या नुकसान होगा, किस तरह से वैल्यूज बदलेगा, ये बताया जा सकता है। ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, एग्जैक्टली ऐसा होगा ये नहीं बोला जा सकता, क्योंकि प्रिडिक्शन जो है वो ऐसा हो सकता है ये बताया जाता है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा, ठीक है। और उसी के हिसाब से, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट शेयर अगर बढ़ रहा है तो ये और भी बढ़ेगा, और उसके हिसाब से आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाइए, प्लान करिए, इम्प्लीमेंट करिए, वो सब कर सकते हैं। सिर्फ इसको समझने के लिए ये चीज किया जाता है। तो रिसर्च हमें ये देखना होता है जो बिहेवियर प्रेजेंट कंडीशन में, पास्ट कंडीशन में इस पर्टिकुलर तरीके से हो रहा है, तो फ्यूचर में उसका बिहेवियर क्या होगा, और उसी फ्यूचर बिहेवियर को एनालाइज करके थोड़ा एस्टिमेट करके बताना ही हमारा रिसर्च का पर्पस होता है। या फिर जो अभी हो रहा है एक्चुअल में, पास्ट में, उसको कंक्लूड करके बताना, ठीक है। ऐसा हुआ है तो इसका ये बेनिफिट हुआ है, ये लॉस हुआ है कोविड की वजह से, सपोज ये पता करना हो हमें, हमारा पर्पस हो कि जो लॉस हुआ है वो एस्टिमेट करना है, ठीक है। अब लॉस बहुत तरह का हुआ है ना। अब वो लॉसेस किस तरह के हुए हैं, कैसे हुए हैं, वो चीज अगर आपको जानना है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव डेटा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में सपोज 2020 to 22 में क्या क्या चेंजेस आया है, किस तरह का लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कैसे हुआ है, इन सारे का आंसर मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, तो वो सब चीज एस्टिमेशन, प्रिडिक्शन और वो सारे टर्म में आ जाता है। या फिर फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्लान क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, वो सारा डिस्क्रिप्शन अगर आप देते हैं तो फिर वो प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन में आ जाता है, ठीक है। समझ रहे हो हर वर्ड का मतलब यहाँ पे? प्रिडिक्शन क्या है, एस्टिमेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, सो ये सब चीज हमें देखना होता है, यही हमारा पर्पस है। इसके बाद एक टर्म यहाँ पे ट्रूथ पैनल और ये लिखा है, ये थोड़ा बताएंगे बट इसको बाद में इसमें समझना, क्योंकि ये पैनल होता है पर्पस, रिसर्च पर्पस को, या फिर मार्केट में जब आप काम करेंगे ना तो प्रैक्टिकल पॉइंट थोड़ा बताएगा। लेकिन इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल दोनों एक बार स्टडी कर लेना, फिर समझना। एक सेकेंड। और क्रॉस सेक्शनल देख लीजिए, उसके बाद वो बताएंगे। यहाँ पे पैनल वर्ड डिसाइड करने का मतलब, पहले ये पढ़े है पैनल, ट्रू पैनल और ये सब, ऑमनिबस पैनल और ये सब वर्ड कभी सुने हैं? क्या है? नहीं। तो यहाँ पे हमें वो देख, पैनल वर्ड यहाँ पे जो यूज होता है वो होता है कि किस चीज के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ लिखा है दिस इन्वॉल्व्स रिपीट मेजरमेंट ऑफ द सेम वेरिएबल। मैंने ये चीज बहुत पहले बताया था कि कभी भी रिसर्च में क्या होता है, एक काम एक बार आपने किया और उसके बेसिस पे डिसीजन देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं करते। एक ही काम को आप रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हो और उस रिपीटेशन के बेसिस पे जो भी कंक्लूजन या फिर जो रिजल्ट्स बता रहे हैं वो होता है एक्चुअल रिसर्च। हो सकता है आपने एक बार एग्जाम दिया, आपका 90% मार्क्स आ गया, हो सकता है वो लक बाई चांस आ गया हो सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ ऐसा हो, कुछ भी ऐसा टर्म हो जिसकी वजह से वो चीज वो आया हो, क्योंकि वो सिचुएशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर यही चीज आप रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं तब आपका जो रिजल्ट है उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, वो एक्चुअल में रिसर्च बताता है। तो ट्रू पैनल वही है, मेजरमेंट। अगर एक ही मेजर वेरिएबल को आप बार बार मेजर कर रहे हैं, किस तरह से वो काम कर रहा है, वो जो है वो पैनल डिसाइड करता है, उसी को पैनल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो मार्केटिंग के टर्म में इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में इसका टर्म वो नहीं है, बट यहाँ करते हैं तो फिर करना वही कर रहे हैं। इसको हम नेक्स्ट ही क्लास में बताएंगे फिर, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ लग रहा है डाउटफुल तो बताओ, कुछ ऐसा टर्म जो नहीं समझ में आया लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और डिस्क्रिप्टिव में। बताइए जरा।
नहीं, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ डाउट ही नहीं है तुम लोगों को। ओके देन, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।